हाय दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बीटा पॉइंट पे स्वागत है। दोस्तों, आप सभी की प्रीवियस क्लास हो चुकी है पार्ट 1 पार्ट 2 750 ऑब्जेक्टिव प्रश्न एमसीक्यू इतिहास के। दोस्तों, ये इतिहास के ऐसे प्रश्न हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और 20 वर्षों से लगातार दोस्तों पूछे जा रहे हैं सारे एग्जाम में, चाहे वो एसएससी सीजीएल हो, बैंक पीओ का एग्जाम हो, यूपीएसआई का हो या बिहार एसआई का हो। इसके साथ साथ एसएससी की जो भी एग्जाम है दोस्तों, उनमें ये क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। तो आप चलिए पार्ट नंबर 3 पढ़ते हैं, यानी दोस्तों 200 क्वेश्चन के ऊपर हम पढ़ेंगे। 201 से लेकर 300 तक के क्वेश्चन को कवर करेंगे। दोस्तों, पहला प्रश्न है कि भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों, भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष जीवी कृपलानी थे। अगर आपको आंसर पता है तो आप कमेंट बॉक्स में दोस्तों कमेंट कर सकते हैं, आपको पर्याप्त समय भी मिल रहा है। दोस्तों, दूसरा प्रश्न है कि भारत एवं पाकिस्तान के बीच सीमांकन किसने किया था? तो दोस्तों, ये किया था ऑप्शन नंबर बी, सर सिरिल रेडक्लिफ ने। अगले प्रश्न की बात करते हैं। 203 नंबर प्रश्न है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है कि किस वर्ष उड़ीसा बिहार से पृथक हुआ? तो दोस्तों, उड़ीसा बिहार से पृथक हुआ था 1930 में। अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिए दोस्तों, ताकि आपकी तैयारी भी बेहतर हो सके। 204 नंबर प्रश्न है दोस्तों कि सैडलर आयोग का संबंध किससे था? तो दोस्तों, सैडलर आयोग जो था ना, इसका संबंध शिक्षा से था। अगले प्रश्न की बात करते हैं। 205 नंबर प्रश्न है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है कि निम्न में से किसने सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप लागू की थी? तो दोस्तों, ये लागू किया था वेलेस्ली ने। किसने? वेलेस्ली ने। दोस्तों, अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है कि हंटर कमीशन रिपोर्ट में किसके विकास पर विशेष जोर दिया गया था? तो दोस्तों, जो हंटर कमीशन था ना, इसमें दोस्तों प्राथमिक शिक्षा के विकास पर विशेष जोर दिया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों कि हंटर कमीशन रिपोर्ट में किसके विकास पर विशेष जोर दिया गया था? तो दोस्तों, वो प्राथमिक शिक्षा के विकास पर विशेष जोर दिया गया था हंटर कमीशन की रिपोर्ट में। दोस्तों, अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट है, 207 नंबर है कि किसने कहा था कि मेरी पीठ पर किया जाने वाला प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत में एक कील सिद्ध होगी? तो दोस्तों, ये कहा था लाला लाजपत राय ने। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला है कि 1932 में पूना समझौते के साथ किसका सीधा संबंध था? तो दोस्तों, ये सीधा संबंध था भारतीय दलित वर्ग का। 1932 में पूना समझौते में जो सीधा संबंध था वो भारतीय दलित वर्ग का था। दोस्तों, 208 नंबर प्रश्न हो चुका है। 209 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। किसने प्रसिद्ध चिटगांव शस्त्रागार धावे को आयोजित किया था? तो दोस्तों, ये आयोजित किया था सूर्य सेन ने। अगला प्रश्न है दोस्तों, 210 नंबर है कि जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से जुड़े थे? तो दोस्तों, जयप्रकाश नारायण जो थे ये सोशलिस्ट पार्टी से जुड़े हुए व्यक्ति थे। अगला प्रश्न है दोस्तों कि वर्ष 1946 में गठित अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता किसने की थी? तो दोस्तों, ये किया था जवाहरलाल नेहरू ने। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि निम्नलिखित में से किसने सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र शुरू किया? तो दोस्तों, ये शुरू किया था ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने। इन्होंने दोस्तों सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र को जारी किया था या शुरू किया था। 213 नंबर प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों कि कांग्रेस के निम्नलिखित नेताओं में से कौन एक कैबिनेट मिशन योजना के पक्ष में पूरी तरीके से था? तो दोस्तों, ये थे सरदार पटेल जी। कौन थे? सरदार पटेल। अगला प्रश्न है दोस्तों कि स्वदेश वाहिनी के संस्थापक थे। तो दोस्तों, जो स्वदेश वाहिनी थी ना, इसके संस्थापक के रामकृष्ण पिल्ले जी थे। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि 1878 का वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट किसने रद्द किया? तो दोस्तों वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट 1878 में किसने रद्द किया था? ये रद्द किया था लॉर्ड रिपन ने। दोस्तों, अगले प्रश्न की बात करते हैं कि भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस संवत पर आधारित है?
तो दोस्तों हमारा जो राष्ट्रीय पंचांग है ना वो शक संबंध पर आधारित है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है कि भूदान आंदोलन किसने आरंभ किया था। तो दोस्तों अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। तो दोस्तों भूदान आंदोलन जो था ना ये विनोबा भावे ने शुरू किया था या आरंभ किया था। अगला प्रश्न है दोस्तों कि लाख बख्श नाम से जाना जाने वाला भारतीय शासक कौन था। तो दोस्तों लाख बख्श के नाम से जाना जाने वाला भारतीय शासक हम आपको बता दें वो कौन था। वो थे दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक जी थे। अगले प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है कि भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था। तो दोस्तों गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक को माना जाता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। 220 नंबर है कि निम्नलिखित में से दिल्ली का पहला तुगलक सुल्तान कौन था। तो दोस्तों पूछा गया है कि दिल्ली का पहला तुगलक सुल्तान कौन था। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों इसका जो पहला तुगलक सुल्तान था ना वो था गयासुद्दीन तुगलक। तो आप ध्यान से पढ़ के जाइएगा। कभी कभी कोई कुतुबुद्दीन ऐबक भी लगा के चले आते हैं छात्र। दोस्तों पंजाब के हिंदू शाही राजवंश को किसने स्थापित किया। तो दोस्तों पंजाब के हिंदू शाही राजवंश को स्थापित किया था कल्लर ने। अगले प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है कि अल बेरूनी किसके शासन काल में इतिहासकार था। तो ये आपको पता होगा दोस्तों। अल बेरूनी का नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अल बेरूनी दोस्तों महमूद गजनवी के शासन काल का इतिहासकार था। अगले प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों। 223 नंबर प्रश्न है। यह है कि भारतीय इतिहास में बाजार नियमों या मूल्य नियंत्रण पद्धति को शुरुआत किसने की थी। तो दोस्तों इसकी शुरुआत की थी अलाउद्दीन खिलजी ने। दोस्तों यहाँ पे रोड है और अगर आपको गाड़ियों की आवाज़ सुनाई दे रही है तो इसके लिए सॉरी। अगला प्रश्न है 224 नंबर है कि राज्य संबंधों में उलेमा के दखल का विरोध किस सुल्तान ने किया था। तो दोस्तों ये प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है। ये किया था दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी ने राज्य संबंधों में उलेमा के दखल का विरोध। अगला प्रश्न है कि मोहम्मद गौरी का अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध हुआ। तो दोस्तों ये पंजाब के खोखर के विरुद्ध हुआ था मोहम्मद गौरी का अंतिम आक्रमण। अगले प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों कि तैमूर लंग ने किसके शासन में भारत पर आक्रमण किया। तो आप ध्यान दीजिएगा दोस्तों। तैमूर लंग ने सबसे पहले नसीरुद्दीन मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था। किसके शासनकाल में दोस्तों। नासिरुद्दीन मोहम्मद तुगलक के। अगला प्रश्न दोस्तों इंपॉर्टेंट है अमीर खुसरो से। और दोस्तों अमीर खुसरो के बारे में हम बहुत प्रीवियस क्लास ले आ चुके हैं। आप हमारे प्रीवियस क्लास को भी लीजिए जो हिस्ट्री की अभी चल रही है। दोस्तों अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रगामी की भूमिका निभाई थी। तो दोस्तों उन्होंने खड़ी बोली की विकास में अग्रगामी की भूमिका निभाई थी। किसने। अमीर खुसरो ने। अगला प्रश्न है दोस्तों कि भारत में पोलो खेल का प्रचलन किया। तो दोस्तों भारत में पोलो खेल जो है उसका प्रचलन सबसे पहले किसने किया था। तुर्कियों ने किया था। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि निम्नलिखित में से किस संगीत वाद्य को हिंदू मुस्लिम गान वाद्यों का दोस्तों सर्वश्रेष्ठ मिश्रण माना गया है। तो दोस्तों वो माना गया है किसे। सितार को। तो आप ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है इंपॉर्टेंट है। ये प्रश्न भी बार बार रिपीट हुआ है दोस्तों कि कबीर के गुरु कौन थे। तो दोस्तों कबीर के गुरु का नाम क्या था। रामानंद था। तो आप इन्हें पढ़ के जाइएगा। और ये भी पूछा गया है कि संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था। तो दोस्तों इनका जो जन्म हुआ था ना ये मगहर में हुआ था। मगहर कहाँ पे है। वाराणसी में। अगले प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों। भक्त तुकाराम कौन से मुगल सम्राट के समकालीन थे। तो दोस्तों भक्त तुकाराम जो थे ना वो जहांगीर मुगल सम्राट के समकालीन थे। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि अद्वैतवाद के सिद्धांत का प्रतिपादक कौन थे। तो दोस्तों जो अद्वैतवाद के सिद्धांत है ना उसके प्रतिपादक की हम बात करें तो वो थे दोस्तों शंकराचार्य थे। अगला प्रश्न है इंपॉर्टेंट है कि किस संत ने ईश्वर को अपने पास अनुभव करने के लिए नृत्य एवं गीतों को माध्यम बनाया। तो दोस्तों वो किसने बनाया था।
वो चैतन्य महाप्रभु ने बनाया था। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगर दोस्तों आपको आंसर पता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, हम आपके आंसर को चेक करके हम आपको रेटिंग भी दे देंगे कि आपके इतने आंसर सही हैं। अगला प्रश्न है कि ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी को जो उपाधि दी है और जिसे उन्होंने असहयोग आंदोलन में वापस कर दिया गया था वह थी, तो दोस्तों वह कौन सी उपाधि थी ये पूछा गया है। तो दोस्तों वह जो उपाधि थी ना वो कैसर ए हिंद की उपाधि थी और जिसमें महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार को इस उपाधि को क्या कर दिया था, असहयोग आंदोलन के दौरान वापस कर दिया था। दोस्तों अगले प्रश्न की बात करते हैं। 236 नंबर है कि भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था। तो दोस्तों जो हमारे भारत का राष्ट्रीय ध्वज है ना उसके डिजाइन मैडम भिखाजी कामा ने डिजाइन किया था। तो ये प्रश्न भी इम्पोर्टेंट है, ये प्रश्न भी पूछा गया है। दोस्तों अगला प्रश्न है कि व्यक्तिगत सत्याग्रह में विनोबा भावे को प्रथम सत्याग्रही चुना गया था, दूसरा सत्याग्रही कौन था। तो दोस्तों ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि चंद्रमा पर सबसे पहले कौन गया था और दूसरा जाने वाला व्यक्ति कौन था। तो ऐसे प्रश्न बहुत आ रहे हैं दोस्तों, तो आप दूसरा याद कर सकते हैं, 1 2 3 तक याद कर लीजिए। दोस्तों इसका राइट जो आंसर है ना ये है पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न है कि लॉर्ड हार्डिंग ने बंगाल विभाजन किस वर्ष रद्द किया। तो दोस्तों लॉर्ड हार्डिंग ने बंगाल का जो विभाजन हुआ था वो रद्द किया था कब दोस्तों, 1911 ईस्वी में रद्द किया था। अगले प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों। अगला है कि अलीपुर बम कांड में अरविंद घोष का बचाव किस वकील ने किया था। तो दोस्तों अलीपुर जो बम कांड हुआ था उसमें अरविंद घोष का बचाव किसने किया था, CR दास वकील ने किया था। अगला प्रश्न है दोस्तों कि मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन था। तो दोस्तों जो मुस्लिम लीग था ना उसका प्रथम अध्यक्ष आगा खां था। अगला प्रश्न है कि अभिनव भारत नामक अंग्रेज विरोधी संगठन की स्थापना की थी। तो दोस्तों जो अभिनव भारत नामक संगठन था उसकी स्थापना अंग्रेजों के विरुद्ध किसने किया था, वो दोस्तों किया था VD सावरकर ने। तो आप इन प्रश्नों को जरूर पढ़ के जाइए, एक बार देख के जरूर जाइए दोस्तों किसने मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा था। ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है और ये कहा था दोस्तों सरोजिनी नायडू ने कहा था मोहम्मद अली जिन्ना को कि ये हिंदू मुस्लिम एकता के दूत हैं। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि सूरत की फूट के बाद कांग्रेस किसके हाथ में आ गई। तो दोस्तों सूरत की फूट के बाद कांग्रेस नरम दल वालों के हाथ में आ गई थी। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि राजनीतिक स्वतंत्रता राष्ट्र की प्राणवायु है, यह कथन किसका है। तो दोस्तों जो राजनीतिक स्वतंत्रता राष्ट्र की प्राणवायु है ना ये कथन हम आपको बता दें ये दोस्तों अरविंद घोष की कथन है। अगला प्रश्न है इंपॉर्टेंट है कि गदर पार्टी की स्थापना कब हुई। दोस्तों ये भी प्रश्न पूछा गया है बार बार, गदर पार्टी की स्थापना 1913 में हुई थी। अगला प्रश्न है कि किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी। तो ध्यान दीजिएगा ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी दोस्तों, ये किया था नवाब सलीमुल्लाह खान ने। अगला प्रश्न है किस भारतीय आंदोलन का शीर्ष गीत बना वंदे मातरम। तो दोस्तों ये प्रश्न पूछा गया है कि किस भारतीय आंदोलन का शीर्ष गीत बना वंदे मातरम। तो ये बना है दोस्तों स्वदेशी आंदोलन शीर्ष गीत का। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे भारतीय अशांति के जनक के रूप में जाना जाता है। तो दोस्तों भारतीय अशांति के जनक के रूप में बाल गंगाधर तिलक को जाना जाता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि लाल बाल पाल त्रिकूट का कौन व्यक्ति भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष हुआ। तो दोस्तों ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है कि लाल बाल पाल त्रिकूट का कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष हुआ। तो दोस्तों ये हुआ था कौन, लाला लाजपत राय ने। अगला प्रश्न है दोस्तों कि सिंधु सभ्यता का पंत नगर कौन सा था। पतन नगर पूछा गया है, सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर कौन था।
तो दोस्तों जो सिंधु सभ्यता थी ना, उसका पत्तन नगर हम आपको बता दें ये दोस्तों लोथल था। तो दोस्तों सिंधु सभ्यता का लोथल से बहुत ही अच्छा रिलेशन है, तो आप लोथल का नाम याद करके जाइएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों कि जो चित्रकला के शत्रु हैं उनका शत्रु हूँ किस मुगल शासक ने कहा। तो दोस्तों ये कहा था किसने, ये कहा था जहांगीर ने। क्या कहा था कि जो चित्रकला का शत्रु है मैं उनका शत्रु हूं। अगला प्रश्न है दोस्तों इंपॉर्टेंट है, मेवाड़ से युद्ध तथा चित्तौड़ की संधि किसके शासनकाल की महत्वपूर्ण उपलब्धि है। तो दोस्तों क्या पूछा गया है कि मेवाड़ के युद्ध तथा चित्तौड़गढ़ की संधि किसके शासनकाल की महत्वपूर्ण उपलब्धि है। तो दोस्तों ये महत्वपूर्ण उपलब्धि जहांगीर के शासनकाल की है। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि निम्नलिखित में से किस शासन का संगमरमर का काल कहा जाता है। तो दोस्तों ये कहा जाता है किसे, ऑप्शन नंबर सी शाहजहां को संगमरमर का काल कहा जाता है। अगला प्रश्न है किस मध्यकालीन भारतीय शासक ने पट्टा एक कबूलियत की प्रथा आरंभ की थी। तो दोस्तों वो आरंभ किया था किसने, शेरशाह सूरी ने। अगला प्रश्न है राजपुताना के निम्न राज्यों में से किसने अकबर की संप्रभुता स्वीकार नहीं की थी। तो दोस्तों आप ध्यान दीजिएगा, ये मेवाड़ ने अकबर की संप्रभुता को स्वीकार नहीं किया था। अगला प्रश्न है दोस्तों एतामाद उद दौला का मकबरा आगरा में किसने बनवाया। तो दोस्तों प्रश्न पूछा गया है कि एतामाद उद दौला का मकबरा जो है वो आगरा में किसने बनवाया था। तो दोस्तों ये नूरजहां ने बनवाया था। अगला प्रश्न है कि मुगल काल में, अगला प्रश्न है दोस्तों कि मुगल काल में निम्नलिखित बंदरगाहों में से किसको बाबुल मक्का कहा जाता है। तो दोस्तों बाबुल मक्का के नाम से सूरत को जाना जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है, पानीपत की प्रथम युद्ध कब हुआ था। तो दोस्तों ये 21 अप्रैल 1526 को इसका प्रथम युद्ध हुआ था। हम आपसे पूछ रहे हैं पानीपत का द्वितीय और तृतीय युद्ध किसके किसके बीच हुआ था और कब हुआ था, ये कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों 59 नंबर प्रश्न है कि भारत में ग्रैंड ट्रंक रोड बनवाई थी। तो दोस्तों ग्रैंड ट्रंक रोड को हम जीटी रोड के नाम से जानते हैं और दोस्तों इसका निर्माण शेरशाह सूरी ने कोलकाता से लेकर पेशावर तक कराया था। अगला प्रश्न है कि गुजरात विजय की यादगार में अकबर ने किसका निर्माण कराया था। तो दोस्तों गुजरात विजय की जो उपलब्धि थी उसके अवसर पर उसकी यादगार में अकबर ने दोस्तों हम आपको बता दें बुलंद दरवाजा का निर्माण कराया था। पानीपत की दूसरी लड़ाई निम्नलिखित में से किसके बीच हुई थी। तो दोस्तों पानीपत की जो दूसरी लड़ाई थी वो अकबर और हेमू के बीच में हुई थी। अगला प्रश्न है कि दीन ए इलाही नामक नया धर्म किसके द्वारा शुरू किया गया था। तो दोस्तों दीन ए इलाही नामक जो नया धर्म था वो शुरू किया गया था ऑप्शन नंबर डी अकबर के द्वारा। अगला प्रश्न है कि मुगल प्रशासन व्यवस्था में मनसबदारी प्रणाली को किसने आरंभ किया। तो दोस्तों ये आरंभ किया था अकबर ने, मनसबदारी प्रणाली जो थी अकबर ने आरंभ किया था। अगला प्रश्न है अपने काल का महान संगीतज्ञ तानसेन किसके दरबार में थे। तो दोस्तों जो तानसेन थे ना ये अकबर के दरबार में थे, इन्हें महान संगीतज्ञ के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों मुगल काल की राजभाषा कौन थी। तो दोस्तों मुगल काल की जो राजभाषा थी वो थी दोस्तों फारसी। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि सती प्रथा की भर्त्सना करने वाला मुगल सम्राट था। तो दोस्तों सती प्रथा की भर्त्सना करने वाला मुगल सम्राट कौन था, अकबर। तो दोस्तों अकबर से लगातार क्वेश्चन बने हैं, यानी जो क्वेश्चन आ रहा है उसी पे क्वेश्चन बनते जा रहे हैं ताकि आपकी चैप्टर वाइज रिवीजन हो सके। अगला प्रश्न है कि किस युद्ध ने भारत में मुगल राज्य की नींव पड़ी। तो दोस्तों कौन सा ऐसा युद्ध हुआ था जिसमें भारत में मुगल राज्य की नींव पड़ी थी। तो दोस्तों वो हुआ था पानीपत का प्रथम युद्ध। अगले प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों, अगला है कि निम्नलिखित में से किसने अकबर की जीवन कथा लिखी थी। तो दोस्तों अकबर की जीवन कथा को किसने लिखा था, ये लिखा था दोस्तों
अबुल फजल ने अकबर की जीवन कथा का वर्णन किया था। अगला प्रश्न है दोस्तों कि हुमायूं नामा किसने लिखा था। देखिए जो लिखने वाला आ रहा है वो लगातार आते जा रहे हैं। तो हुमायूं नामा दोस्तों किसने लिखा था, ये लिखा था गुलबदम बेगम ने। ये प्रश्न बार बार पूछे गए हैं। अगला प्रश्न है कि अकबर के शासनकाल में महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद किया गया, वह किस नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों वह किस नाम से जाना जाता है, ये जाना जाता है रज्मनामा। तो दोस्तों अकबर के शासनकाल में क्या हुआ था कि महाभारत को फारसी में वर्णन किया गया था और इसे रज्मनामा के नाम से अब जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि अकबर के शासनकाल में भू राजस्व सुधारों के लिए कौन उत्तरदायी थी। तो दोस्तों हम आपको बता दें भू राजस्व के सुधारों में सबसे बड़ा उत्तरदायी टोडरमल थे। अगला प्रश्न है कि अकबर के द्वारा बनाए गए उपासना भवन का क्या नाम था। तो दोस्तों इसका नाम था इबादत खाना। अगले प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है कि किसने मुगल साम्राज्य की राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की। तो दोस्तों ये किसने किया था, ये किया था शाहजहां ने मुगल साम्राज्य की राजधानी को आगरा से दिल्ली हस्तांतरित कर दिया था। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला है कि अकबर की युवा अवस्था में उनका संरक्षक था। तो दोस्तों अकबर की युवा अवस्था में उनका संरक्षक बैरम खां था, ये आपको पता होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। 75 नंबर प्रश्न है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर नादिर शाह ने चढ़ाई नहीं की थी। तो दोस्तों नादिर शाह ने चढ़ाई कन्नौज पर नहीं की थी। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला है कि किसने ऐसे बाग बगीचे जिनमें बहता पानी हो के निर्माण की परंपरा की शुरुआत की थी, वो कौन था दोस्तों, वह थे बाबर। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला है कि राजा बीरबल की उपाधि किसे दी गई थी। तो दोस्तों राजा बीरबल की उपाधि दी गई थी महेश दास को। अगला प्रश्न है कि किस मुगल शासक को 2 बार राज्याभिषेक हुआ। तो दोस्तों 2 बार जो राज्याभिषेक हुआ था ना, वो हुआ था दोस्तों ऑप्शन नंबर बी औरंगजेब का। तो दोस्तों औरंगजेब ऐसा मुगल शासक था जिसका 2 बार राज्याभिषेक हुआ था। अगला प्रश्न है कि शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है। तो दोस्तों इनका मकबरा सासाराम में स्थित है। सासाराम कहाँ है दोस्तों, पटना में है। अगला प्रश्न है कि अकबर का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था। तो दोस्तों अकबर जो थे इनका राज्याभिषेक दोस्तों कालानौर में हुआ था। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला है कि गुरु अर्जुन देव समकालीन थे। तो दोस्तों पूछा गया है कि गुरु अर्जुन देव किसके समकालीन थे। तो दोस्तों ये जहांगीर के समकालीन थे। अगला प्रश्न है दोस्तों कि किस राजपूत वंश ने अकबर के सामने समर्पण नहीं किया। तो दोस्तों ऐसा राजपूत वंश बताइए जो अकबर के सामने समर्पण अपना नहीं किया था, वो कौन था दोस्तों, वो थे सिसोदिया वंश। इन्होंने अकबर के सामने कभी भी अपना समर्पण नहीं किया। अगला प्रश्न है कि किस मुगल शासक को आलमगीर कहा जाता था। तो दोस्तों ये कहा जाता था औरंगजेब शासक को। अगला प्रश्न है दोस्तों कि सम्राट अकबर के द्वारा किसको जरी कलम की उपाधि से अलंकृत किया गया था। तो दोस्तों जरी कलम की उपाधि से अलंकृत किया गया था मोहम्मद हुसैन को। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया। तो दोस्तों जो हल्दी घाटी का युद्ध है ना, ये लड़ा गया था 1576 ईस्वी में। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि फौजी निम्नलिखित में से किसके दरबार में रहा। तो दोस्तों फैजी जो था वो निम्नलिखित में से किसके दरबार में रहा, ये प्रश्न पूछा गया है। तो दोस्तों ये अकबर के दरबार में रहा था। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि किसके समय में मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना की। तो दोस्तों मलिक मोहम्मद जायसी की ये रचना बहुत ही महत्वपूर्ण है पद्मावत, और ये किसके समय में हुआ था। तो दोस्तों हम आपको बता दें ये शेरशाह सूरी के समय में हुआ था। अगला प्रश्न है किसने चौसा की लड़ाई में हुमायूं को पराजित किया था। तो दोस्तों हुमायूं को पराजित किसने किया था चौसा की लड़ाई में, शेरशाह सूरी ने। यानी अगर आपसे पूछा जाए चौसा की लड़ाई किसके किसके बीच हुई, तो शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में हुई थी। अगला प्रश्न है
कि हुमायूं का मकबरा कहाँ है। तो दोस्तों हुमायूं का जो मकबरा है ना, ये कहाँ पे है, दिल्ली में है। अगला प्रश्न है, किस मुगल शासक ने 2 बार शासन किया। तो दोस्तों ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है। ये था हुमायूं, और इस मुगल शासक ने दोस्तों 2 बार शासन किया था। अगला प्रश्न है कि भारत में बीबी का मकबरा स्थित है। तो दोस्तों बीबी का जो मकबरा स्थित है ना भारत में, ये औरंगाबाद में स्थित है। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि किस युद्ध को जीतने के बाद शेरशाह ने दिल्ली में अफगान सत्ता की स्थापना की थी। तो दोस्तों वो ऐसा युद्ध बताइए जिसे शेरशाह सूरी ने जीतने के बाद अफगान सत्ता की स्थापना की थी। तो वो कौन सा युद्ध था दोस्तों, वो जीता था इन्होंने बिलग्राम का युद्ध, और इसके बाद इन्होंने क्या किया कि अफगान सत्ता की शुरुआत की थी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित भारतीय शासकों में अकबर के समकालीन कौन थी। तो दोस्तों पूछा गया है कि कौन से शासनकाल में अकबर के भारतीय शासकों में अकबर के समकालीन कौन थी। तो दोस्तों ये ऑप्शन नंबर राइट हो जाता है, रानी दुर्गावती अकबर के समकालीन थी। अगला प्रश्न है कि शाहजहां ने निम्नलिखित में से किस शहर में मोती मस्जिद बनवाई थी। तो दोस्तों मोती मस्जिद 2 है, एक दिल्ली में है और एक आगरा में है। दिल्ली में कहाँ है, लाल किला के अंदर है। आगरा में दोस्तों मोती मस्जिद अलग से बनाई गई है, तो आगरा ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, किस मुगल बादशाह ने जाजिया नामक कर पुनः लगाया था। तो दोस्तों आरंभ किसने किया था और पुनः किसने लगाया था, ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है। तो आरंभ आप बताएंगे, पुनः को हम बता रहे हैं। तो दोस्तों ये औरंगजेब ने जाजिया कर को दोबारा लगाया था, यानी पुनः शुरू किया था। अगला प्रश्न है कि शिवाजी ने मुगलों को किस संधि के द्वारा किलों को स्थानांतरित किया, या दोस्तों हस्तांतरित होना चाहिए कि स्थानांतरित, ये हमें थोड़ा सा गलत लग रहा है। तो दोस्तों हम आपको बता दें, ये ऑप्शन इसका राइट है, कौन सा, पुरंदर। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगले प्रश्न में चलते हैं कि दक्षिण में निम्नलिखित में से किसके शासन में मुगल साम्राज्य तमिल राज्य क्षेत्र तक फैला। तो दोस्तों ये किसके शासनकाल में फैला, औरंगजेब के शासनकाल में। अगला प्रश्न है कि दास्तान ए अमीर हमजा चित्रकन किसके द्वारा किया गया। तो दोस्तों ये किया गया था ऑप्शन नंबर डी, अब्दुस समद के द्वारा। अगला प्रश्न है कि ईरान के शाह और मुगल शासकों के बीच झगड़े की जड़ क्या थी। तो दोस्तों ईरान के शाह और मुगल शासकों के बीच झगड़े की जड़ कांधार थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, लास्ट प्रश्न है कि पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया गया था। पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया था, किसने बनाया था, ये पूछा गया है। तो दोस्तों ये बनाया था शेरशाह सूरी ने। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो दोस्तों, तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों आप सभी को। आप सभी ऐसे ही शेयर करते रहिए ताकि आप सभी को हम पढ़ा सकें अच्छे से दोस्तों, और आप सभी आगे बढ़ सकें। क्लास को लेते रहिए, क्लास थोड़ी लंबी हो रही है, लेकिन अगर 1 बार 2 बार आप क्लास को लेंगे, दिमाग में कोई भी चीज़ बैठेगी तो आपको याद हो जाएगी। अब आप अच्छे से एग्ज़ाम को करके आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।